देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है। दो पोल्स हैं इक्वल हाइट के आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि दो पोल हैं इक्वल हाइट्स के और वो एक दूसरे के साथ सड़क के अपोजिट साइड में खड़े हैं। ऐसा ही कुछ बनाया था हम लोगों ने। और इनके बीच में जो टोटल ये विड्थ है इस रोड की कितनी है, ये रोड मतलब कहीं से ऐसे आ रही है। ठीक है? ये बात मैंने आपको बताई थी कल भी, ऐसे कहीं से आ रही है। तो रोड के जैसे दो साइड में खड़े रहते हैं ना पोल्स, ऐसे खड़े हैं एक दूसरे और इनकी हाइट बराबर है, और इनकी हाइट पे बराबर। और जो रोड की टोटल विड्थ है वो आपके पास 80 मीटर है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, बोला कि कोई पॉइंट लिया है बीच में कहीं पर बिटवीन द रोड, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दोनों पोलों का वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, तो मतलब कहीं रोड के कहीं बीचों बीच हमने कहीं यहाँ पर कोई पॉइंट ले रखा है, बीचों बीच तो नहीं मतलब कहीं बीच में पॉइंट ले रखा है। और ये बात हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ी थी कि हम जिस चीज़ के ज़्यादा नज़दीक खड़े होते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन उसके साथ हम उतना ही ज़्यादा बनाते हैं, है ना। ये बात हमने कल पढ़ी थी ना जिस टॉपिक, और जितना यस किसी चीज़ से सर। दूर खड़े होते हैं उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आप यहाँ खड़े हैं और आपके कमरे की अलमारी जैसे मान लो यहाँ पर, तो अगर आप अलमारी से अलमारी को देखो तो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन तो बनेगा आपकी नज़रों के साथ, मतलब आंखों की जुदाई पे और नज़रों के बीच में। अगर आप यहीं से चलकर अगर यहाँ आ जाए और यहाँ से अगर आप देखो तो आपको ज़्यादा स्टीप देखना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा ऊंचा, ज़्यादा सर को उठा के देखना पड़ेगा। तो एक बात तो कन्फर्म है, जिस चीज़ की जितना नज़दीक चले जाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही ऊपर बनता है ना। तो हम इस पोल के ज़्यादा नज़दीक हैं तो एक बात तो कन्फर्म है कि 60 डिग्री यहाँ बनेगा और 30 डिग्री यहाँ बनेगा, यहाँ जैसा पर। कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको मुझे इन पोलों की हाइट बताना, इन पोलों की क्या बतानी है, मैं दोनों की हाइट को एच मान लेता हूँ, तो आपको मुझे एच बताना। फिर मैंने ये कहा था कि आपको टोटल डिस्टेंस 80 दिया हुआ है, तो अगर एक साइड का डिस्टेंस अगर मैं एक्स मानता हूँ तो दूसरी साइड में कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, है ना। जैसे आपके पास एक एक मतलब अभी बस एक बैग है उसमें दो पार्ट्स हैं, मैंने बोला टोटल 700 रुपये हैं इसमें, तो एक में अगर 300 हैं तो दूसरे में कितने 400, कैसे निकाला, टोटल में से फर्स्ट वाले को क्या करवा चार दिया से। माइनस। तो भाई टोटल 80 मीटर है, मैंने एक को एक्स सेट करवाया जानबूझ के, तो दूसरा वाला पार्ट कितने का हो जाएगा 80 माइनस एक्स। कुछ गलत तो नहीं किया इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखिएगा, हमें ये एच निकालना है और हमें इस पॉइंट की दूरी बतानी है इस पोल से भी और इस वाले पोल से, मतलब हमें ये एक्स और 80 माइनस एक्स दोनों, मैं इनका नाम दे देता हूँ, ए बी यहाँ पर डी और यहाँ पर C, ठीक है। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इन ट्राइंगल ए बी सी आ गए, ठीक है। और हम लोगों ने लेट किया हुआ ए बी को कितना लेट किया हुआ एच, ठीक है। और बी सी को क्या लेट किया हुआ एक्स। अच्छा गिवन और फाइंड को दिखाएंगे हम लोगों ने, गिवन और लिख लो, और गिवन क्या है हमें बी ई पता नहीं, बी ई कितना है आपके पास 80, एंगल भी हमें पता है कि एंगल ए सी बी कितना होगा आपके पास 60 डिग्री, और एंगल डी सी ई कितना, एंगल बी भी 90 और एंगल ई भी क्या है 90। तो फाइंड क्या करना है, 90। फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने करना है एच, ठीक है, या फिर फाइंड आपने करना है ए बी कॉमा डी ई, तो ये फाइंड डी करना ई। है, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है आपने, फाइंड करना है बी सी, डी सी। और ये फाइंड आउट करना है आपने और सी सी ई, ई। ठीक है। फाइंड आउट करना, अब हम लोग अपना सोल्यूशन स्टार्ट करें, हमें सोल्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक
ठीक है। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करें। तो इन ट्राइंगल हम ए बी सी आ गया यहाँ पर, और ए बी जो है वो हमने एच माना हुआ, बी सी हमने एक्स माना हुआ, ठीक है। अच्छा जी, भाई मैंने आपको बताया अगर दो वेरिएबल यूज होते हैं कभी भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो इनको डील कैसे करते हैं हम लोग? हमारे पास दो सिचुएशन है। देखो एक सिचुएशन है इस ट्राइंगल की, एक सिचुएशन है इस ट्राइंगल की, है ना। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दोनों जिसको आपके पास वेरिएबल, तो आप क्या करिए, एक सिचुएशन में जाइए, एक केस में जाओ, और एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में लिखना सीखो पहले। तो पहले वाले केस, पहली वाली सिचुएशन, फिर दूसरी वाली सिचुएशन पे आओ, ठीक है। और दूसरी वाली सिचुएशन में आने के बाद फिर आप क्या करिए, उसमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में बदल दीजिए। मतलब देखो जो दूसरी वाली केस होगी उसमें भी एच और एक्स दोनों होंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, जो पहली वाली सिचुएशन से जो हमने एच को एक्स में लिखना सीखा या एक्स को एच में लिखना सीखा, जो भी सीखा, उसी की मदद से हम सेकंड वाली सिचुएशन में एच को एक्स की टर्म्स में ही बदल लेंगे। तो पूरी इक्वेशन मेरी एक्स में ही होगी, और एक्स को मैं निकाल लूंगा। एक्स जैसे ही निकलेगा, जो फर्स्ट वाले केस वाली सिचुएशन में मैं निकाल दूंगा, एच भी निकल जाएगा। समझ में आ रही है? जब कभी भी दो वेरिएबल होंगे आपने यही काम करना है। एक केस में जाइए, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में लिखना सीखिए, फिर दूसरे वाले केस में जाओ, उसमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में बदल दीजिए, और पूरी सिचुएशन में एक्स एक्स चमकेगा, उसको निकाल देना। लेकिन मैं इसमें कुछ करता हूँ, मैं जानबूझ के उन दोनों को एंगेज करवाना चाहता हूँ। तो भाई इसके लिए मुझे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक लगाना चाहिए? tan 60। तो tan 60 कितना हो जाएगा आपके पास? ए बी अपॉन में बी सी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3। ए बी कितना आपके पास? एच। ये कितना? एक्स। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन की मदद से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में लिखना सीख जाऊंगा। और वो कैसे लिखूंगा वो देखो। मैं क्या करता हूँ, एक्स को इधर भेज देता हूँ, तो ये आपके पास √3 एक्स हो जाएगा, एच की वैल्यू। तो मैंने सीख लिया ना, एच को मैं एक्स बना के कैसे लिख सकता हूँ? √3 एक्स। अब मैं इसको ध्यान रखूंगा क्योंकि मेरी पहला केस हुआ, दूसरे वाले केस के लिए दूसरे वाले ट्राइंगल में चलना पड़ेगा। इन ट्राइंगल डी ई सी, तो ऑब्वियसली बात है डी ई को आपने पहले ही लेट किया हुआ एच, और ई सी भी आपके पास कितना है? 80 माइनस, ठीक है। हम जानबूझ के 10 लगा रहे हैं, 10 30। तो 10 30 कितना हो जाएगा आपके पास? 30 डी ई कौन में डी ई अपॉन में सी ई सी या सी ई जो बोला। 10 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन में रूट। 3 ई की वैल्यू 1 कितनी है आपके अपॉन पास? एच। और ई सी की वैल्यू कितनी है? 80 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 80 माइनस एक्स इक्वल टू में √3। अब आप देखो इसमें भी दो वेरिएबल्स हैं, तो हम इस वाली पावर का यूज करेंगे। हम एच को √3 ले सकते हैं, तो मैं एच की जगह क्या लिख दूंगा? √3। अब पूरी इक्वेशन तुम खुद देखो किसमें चल रही है, एक्स में। एक्स निकाल ही लेंगे, और एक्स निकलते ही इसमें भी डाल दूंगा, तो एच भी निकल जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा ना? ऐसे करना है। √3 3 एक्स, और यहाँ पे 80 माइनस एक्स को यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ पे 3x, और सर आवाज मंदी आ रही है आपकी। आवाज मंदी आ रही है? अब ठीक आ रही है? अभी प्रॉब्लम है? अब ठीक है बस? ठीक है सर। यस ठीक है, चलो बता दिया करो अगर कोई सिचुएशन आती है तो ऐसे बीच में, ठीक है। अच्छा जी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा आपके पास? 4x, ठीक है। 4x हो गया, यहाँ पे 80 हो गया, एक्स को हम अकेला कर रहे हैं, तो 80 अपॉन में 4 से काट दिया आपने, कितना? 20। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 20। अब जैसे ही एक्स की वैल्यू 20 आई तो मुझे खुद बताओ एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाई एच तो आपका √3 एक्स था ना, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी होगी? √60 होगी कि 20 √3 होगी? कितनी होगी? ठीक है। अच्छा जी, हमने एच और एक्स दोनों निकाल लिए, लेकिन हमें क्या चीज़ निकालनी थी? हमें जो चीज़ फाइंड करनी थी, हम उसी को कहते हैं हेंस हाइट ऑफ पोल्स। हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल्स कितनी होगी भाई? एच ही थी ना,
हेड पोल्स कितनी बैठी है आपके पास? 20/3। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल, डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पोल, फ्रॉम पोल वन, पोल वन। हाँ भाई, पोल वन से डिस्टेंस कितना माना हुआ है आप लोगों ने? x माना हुआ है मेरे ख्याल से पहला वाला, तो है ना? तो पहला वाला अगर x माना हुआ है तो मतलब x ही होगा। x की वैल्यू कितनी चल रही है आपके पास? X x की वैल्यू कितनी आई है? 20। 20 अच्छा जी, नो डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू पोल टू, सेकंड पोल से कितनी है आपके पास? 80 माइनस x है, तो मतलब 80 माइनस 20 दैट इज 60। आपके पास दोनों पोलों की दूरी आ गई। आया समझ में क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, काफ़ी चांसेस हैं आने के, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद थोड़ा सा एनालाइज करो। 12 नहीं, 11 क्वेश्चन देखो। 11 डायग्राम भी बनाई हुआ है मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 11 का आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एक टीवी टावर स्टैंड है वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ कैनाल जो बात लिखी गई है ना, बैंक का मतलब यहाँ वो बैंक नहीं है जो आप सोच रहे हो। बैंक ऑफ कैनाल, कैनाल मतलब होता है नहर, और उसका बैंक, नहर का बैंक का मतलब होता है नहर का किनारा। ठीक है, तो एक टीवी टावर स्टैंड है वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल, मतलब एक नहर जा रही है, उसके किनारे पर, उसके किनारे पर क्या है? एक टीवी टावर स्टैंड है। तो भाई ये टीवी टावर स्टैंड हो गया, और ऐसे आपकी कोई नहर आ रही है यहाँ से, ऐसे करती हुई, ठीक है, बहती हुई आ रही है कोई नहर, और उसके एक कोने पर एक टीवी टावर स्टैंड है। चलो ठीक है, खड़ा है हमारे पास यहाँ पर। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, बोला दूसरे किनारे पर बिल्कुल अपोजिट में। तो एक काम करते हैं, हम रिवर बनाने की बजाय हम उसकी चौड़ाई, हम कैनाल की चौड़ाई बना लेते हैं, और दूसरी तरफ एक पॉइंट खड़ा कर देते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बोला। बोला फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। बोला कि इसके टावर का जो टॉप है उसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, बोला है कि 20 मीटर दूर से, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर जब मैं जाता हूँ तो मतलब मैं 20 मीटर पीछे आ जाता हूँ। मैं देखो आगे नहीं आ सकते, आगे आएंगे तो कैनाल में खड़े हो जाएंगे, नहर से खड़े होकर नहीं देख सकते, पीछे चले गए। कितना मीटर पीछे चले गए भाई लविश? 20 मीटर। 20 मीटर। तो मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है? 20 मीटर। अच्छा जी, आगे देखिएगा। अवे फ्रॉम दिस पॉइंट लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर से ये वाली लाइन भी ज्वाइन हो रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पीछे गया हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा सर। कम होगा ना, दूर चले गए ना, तो दूर से तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा कम ही होगा। ठीक है, तो अब आप जब देख रहे हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का रह गया बस खाली, 20 मीटर जब पीछे गए तो। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। आपसे ये टावर की हाइट पूछी है, और एक आपसे ये विड्थ की, कैनाल की विड्थ भी पूछी है। तो मतलब अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको h मान लूँ, अब तुम देखो फिर से कि कौन सी सिचुएशन बन गई है, दो वेरिएबल वाली बन गई है ना? हाँ या ना? दो वेरिएबल वाली बन गई है। और ऐसे केस में मैंने अभी अभी आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। एक केस में जाओ, एक ट्रायंगल में जाओ, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में लिखना सीख लो, फिर दूसरे वाले ट्रायंगल में आओ, उसमें भी दो वेरिएबल आएंगे, उसमें एक को बदल दो दूसरे वाले से, तो सब कुछ एक ही वेरिएबल में आ जाएगा, उसे निकाल दो। लॉजिक समझ में आया? नहीं आ रहा? ठीक है, यस सर। लिख देते हैं यहाँ पर ए बी, यहाँ पर सी, और यहाँ पर डी। गिवन कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन बातें क्या है? गिवन है हमें सी डी की वैल्यू पता है 20 मीटर है। एक हमें ए डी एंगल, एंगल ए डी बी पता है। देखो बड़ा वाला दिया करो, ठीक है? हमेशा आप बोलोगे कि ए डी सी भी तो कह सकते हैं सर, हाँ ए डी सी भी कह सकते हैं, लेकिन ए डी बी भी कह सकते हैं। बात वही है, एंगल, एंगल का मैटर है, एंगल कहाँ बन रहा है। ठीक है, आर्म्स से कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। तो ए डी बी लिख लेते हैं, उसमें कवर हो जाएगा छोटा वाला भी। ठीक है, और एंगल ए सी डी,
इक्वल में कितना हो गया आपके पास 60 ठीक है। अच्छा जी, आइए फाइंड फाइंड के बारे में जान लेते हैं। फाइंड जगह फाइंड एक तो आपने ए बी करना है और एक आपने बी सी करना है, ठीक है। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करें, कौन से ट्रायंगल में चलें, छोटे वाले में बड़े वाले में? किसी में भी जा सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा क्या करो जिसमें इजी टू कैलकुलेट हो एक वैल्यू। तो हम छोटे वाले में चलते हैं, ज़्यादा मेरे को फ़ायदेमंद लग रहा है। इन ट्राइंगल ए बी सी हम लेट कर रखे हैं हम लोगों ने। ए बी को कितना लेट किया हुआ है एच, और बी सी को कितना लेट किया हुआ है एक्स। ये दोनों लेट किए हुए हैं हमने। तो भाई कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊंगा, आप खुद बताइए। 10. 10 लगा दें, वेरी नाइस। तो हम यहाँ पर 10 60 लगा देते हैं। 10 60 कितना हो जाएगा आपके पास, ए बी अपॉन में बी सी। अच्छा जी, 10 60 कितना हो गया आपके पास, √3। ए बी कितना हो गया भाई आपके पास एच, और ये कितना हो गया एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो मैं मेरे एच को लिख सकता हूँ √3 एक्स। कुछ गलत है क्या इसमें? कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही है? विजय समझ में आ रहा है? काव्य विजय ठीक है। विजय विजय इज नॉट हियर। ओके, खुशबू समझ में आ रहा है बाबू को? ठीक है, डोंट वरी, मैं प्रीवियस लेक्चर्स को डाल दूंगा, फिर इन सारी लेक्चरों को एक साथ देखिएगा, तब ना एक कनेक्शन बन जाएगा आपका। मतलब 3 लेक्चर आएंगे, एक परसों का, एक कल का और एक आज का। तो 3 वीडियोस डलेंगी, तो तीनों वीडियोस को लगातार देखिएगा, मतलब आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो एक वेरिएबल निकाल लिया हम लोगों ने, दूसरे वेरिएबल में चलते हैं। इन ट्राइंगल बड़े वाले में जाएंगे, छोटे वाले में नहीं जाएंगे, क्योंकि छोटे वाले में 90 नहीं बन रहा। देखो आप, बहुत बच्चे कहते हैं सर इसमें क्यों नहीं जा रहे आप, ये भी तो एक ट्रायंगल है, बड़े वाले में क्यों जाते हो? यार यहाँ 90 नहीं बन रहा ना, 90 तो इधर बन रहा है। तो छोटा वाला और ये बड़ा वाला, इसमें 90 है, इसमें तो 90 है ही नहीं। ठीक है, तो वो हमारे इन एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के लिए सही नहीं है ना वो ट्रायंगल, इसके हिसाब से नहीं है। तो बड़े वाले में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, और दोबारा से लगाते हैं 10 30 कितना हो जाएगा आपके पास, ए बी अपॉन में बी डी। 10 30 कितना हो गया आपके पास, 1 upon 1 अपॉन में 3. √3। ए बी कितना हो गया आपके पास एच, बी डी कितना हो गया आपके पास 20 प्लस एक्स। X. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 प्लस एक्स इक्वल टू में √3 एच। अब हम क्या करते हैं, एच की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस में एक्स इक्वल टू में √3 इंटू में √3 एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x, और यहाँ पे 20 प्लस में एक्स, 20 को अकेला कर देता हूँ मैं, 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा आपके पास 2x। 2 से अगर हम इसको काटें तो x की वैल्यू कितनी बैठ गई, 10। अगर x की वैल्यू अगर 10 है तो h की वैल्यू को निकाल ही लेते हैं, चलो लगे आप। तो h की वैल्यू हो जाएगी √3 इंटू में 10, एंड दिस इज 10 √3। अच्छा जी, पूछा क्या क्या है हमसे, पूछा है हमसे ए बी और बी सी। भाई यही चीज़ें पूछी हैं जो निकाली हैं, तो हेंस करके लिख देते हैं। हेंस हाइट ऑफ टावर, हेंस हाइट ऑफ टावर। हाँ भाई, टावर की हाइट कितनी है, ए बी है या एच है, और एच तो हम निकाल चुके हैं, कितना बैठा हुआ है आपके पास 10 √3। और विड्थ ऑफ कैनाल और 10 पूछिए आपसे, 3. विड्थ ऑफ कैनाल कितना है आपके पास 10, एक्स ही तो है, दैट इज 10। नहीं आया समझ में, लॉजिक क्लियर है बॉयज, समझ में आ रहा? ठीक है, देखो भाई रोज क्लास अटेंड करनी है हमने, ऐसा ना करें कि एक दिन कर ली 2 दिन नहीं की, ऐसे से फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि जो मैं सिखाना चाहता हूँ आप खुद भी देखो, जब आप छुट्टी मारते थे तो नहीं हो पाती थी वो बात। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप कंटिन्यूटी बना के रखें मैथ्स क्लास में, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, और उसके टॉप से फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर इज 60
देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है केबल टावर के टॉप पर, तो मतलब ऑब्वियसली बात है टावर हमारा इससे बड़ा है, टावर इससे बड़ा है। अच्छा जी, थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना डायग्राम, सीधा बना देना। ये आपके पास होगी बिल्डिंग 7 मीटर की, और यहाँ पे आपके पास एक केबल केबल टावर होगा, ठीक है। केबल टावर होगा, ठीक है। दोनों के दोनों ग्राउंड पे खड़े हैं, ऐसी बात नहीं। बोला कि इसके टॉप से जब इस टावर के टॉप को देखा जाता है, जब इस टावर के टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का? अरे तो इसका सर तो सामने ही है। अब देखो यहाँ यही गलतियाँ होती हैं, बच्चे क्या करते हैं यहाँ से बना देते हैं, यार यहाँ से नहीं बनेगा, पहले उसकी मुंडी तो बनाओ सामने, तभी तो नज़र और मुंडी के बीच में बनेगा एंगल। इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का है उसका? 60 डिग्री का। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन ही देखा है। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आपको दिखाई देगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका फेस, मतलब आपके फेस की सिधाई और आपकी नज़र, इनके बीच में बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अच्छा जी, तो देखिएगा क्या लिखा हुआ, फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द टॉप सेगमेंट हेड में द केबल टावर 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। बोला इसी से ही अगर इसके फुट को देखता हूँ टावर के, तो डिप्रेशन बनता है कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? तो भाई ध्यान रखिएगा, नज़र ये है और मुंह की सिधाई ये है, तो भाई डिप्रेशन यही बनेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें लवेश? डायग्राम में कोई इशू तो नो नहीं सर। है? रितिका क्लियर है? ठीक है, रितिका आर यू देयर? रितिका, ओके, रितिका चुप रही। वर्षा, ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोला उसने। बोला है कि 7 मीटर की ऊंची बिल्डिंग और उसके टॉप से जब मैं केबल टावर के टॉप को देखता हूँ तो 60 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर उसके बॉटम को देखूंगा तो 45 डिग्री का बनाऊंगा, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की आप मुझे क्या निकाल के दीजिए हाइट, ये कितनी हाइट है इसकी, ये पूछा आपसे, ठीक है। क्वेश्चन करना है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर मैं यहाँ पर यहाँ ए, यहाँ पर बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ये ई अगर मैं बना देता हूँ ऐसा, मुझे बताओ ए ई निकालने के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ ना, देखो ये 7 मीटर है, ठीक है, तो यार ये भी कितना हो जाएगा? 7। सही बात है ना, और पैरेलल है ना, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इस छोटे वाले ट्रायंगल में जाता हूँ, लेकिन इसमें जाने का फ़ायदा नहीं है। बताओ क्यों? इसमें जाने का फ़ायदा क्यों नहीं? इसमें सर एक एंगल ही पता है। इसमें क्या दिक्कत होगी कि इसमें एक एंगल ही पता है, किसी तरीके से अगर एक साइड का और जुगाड़ कर दो तुम कहीं से, तो मैं इस ए बी को निकलवा लूँगा, और ए बी निकलते ही इसमें 7 प्लस करके ए ई निकाल दूँगा। समझ में आ रहा है? अच्छा जी, अब किसी एक साइड का जुगाड़ करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से देखो ए सी उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं बैठ रहा। हाँ, ए बी तो मुझे खुद ही निकालनी है, तो जुगाड़ होगा बी सी का। अच्छा, बी सी कहीं ना कहीं इस छोटे वाले ट्रायंगल जो नीचे की तरफ बन रहा है इसमें भी आ रही है, आ रही है नहीं आ रही? सही है ना? और देखो बी सी और इस ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी है, तो मैं छोटे वाले ट्रायंगल में जब देख रहा हूँ तो मुझे पता चला यार ये 45 गिवन है, यहाँ 7 गिवन है, तो एक एंगल और एक साइड तो पता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जानबूझ कर क्या निकलवा दूंगा, बी सी। और जैसे मेरी बीसी निकल जाएगी इसको ऊपर वाले में यूज़ करके ए बी निकाल लूँगा।
और ए बी जैसे निकलेगा सिर्फ ए बी और बी ई प्लस करके ए ई बता देना। नहीं आया लॉजिक? आया थोड़ा थोड़ा समझ में क्या कह रहा हूँ मैं आपसे? ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है ना, आप ये यहाँ पर थोड़ा सा देखो, आपको प्राइमरी उल्टा दिखाई दे रहा होगा, तो माइट भी ऐसा हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये भी ग्राउंड लेवल 90 सीधा होता है, ये भी आपके पास स्ट्रेट है, तो भाई ये दोनों लाइनें ऑब्वियस सी बात है कैसी रहेंगी? पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये 45 है, तो ये भी कितना है? 45। तो मैं क्या करूँगा, ये 45 डिग्री और ये 7, अब ये सीधा सही है एंगल, मतलब ट्राइंगल सही दिख रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, नीचे वाले को निकाल लूँगा, लॉजिक लगा के 10 लगा के फिर बना ही लेंगे इसको। और ये जैसे निकल जाएगा भाई, ये इसके इक्वल होगा, तो इसका एंगल और एक साइड का जुगाड़ हो गया, ये भी निकाल लूँगा। अब आप बताओ कैसे करूँ, उल्टा ट्राइंगल में करूँ कि ऐसे सीधा बना के करूँ? आप जैसे बताएंगे वैसे कर दूँगा। जल्दी बताओ, टाइम कम है बहुत। अरे बोल दो महात्माओं, बैठ ही रहोगे। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? निशल आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी, बताओ कैसे करूँ फिर? उल्टे वाले से कर दूँ, ऐसे सीधा बना के करूँ? सर वो दूसरा मेथड क्या बताया था आपने, दोबारा बताइए। एक तो मैं ये कह रहा था कि इस ट्रायंगल को उल्टा ही रखते हैं, मतलब मैंने अभी क्या किया, 45 था तो इसको 45 बनाया ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब बनाने को तो बना सकते हैं, ऐसे सीधा करके भी ट्रायंगल को सॉल्व करके फिर इस नीचे वाले को निकाल लेंगे डी को, और डी और बी सी इक्वल होंगे। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ। और मैंने बताया कि ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको ट्रायंगल को इधर एंगल को लाने के बजाय हम इसको इसी वाले में उल्टा भी कर लेते हैं, उल्टे से भी हो जाएगा। मतलब इस वाले में डायरेक्ट ये साइड पता है, ये पता है, बी से निकाल देते हैं, इसी को यूज़ कर लेंगे इधर। अब आप बताओ कि कौन से वाले से करूँ, ऐसे उल्टे वाले ट्रायंगल में से करूँ कि ऐसे सीधा बना के करूँ? उल्टा वाला सही है सर। उल्टा वाला सही है, चलो उल्टे वाले से करेंगे। चलिए गिवन देख लेते हैं सबसे पहले। तो गिवन में आपको सबसे पहले क्या पता है, एक तो सी डी पता है, सी डी और बी ई इक्वल होंगे दोनों, ठीक है, 7 मीटर के होंगे। और आपको एंगल पता है, एंगल ए सी बी कितना है आपके पास, 60 डिग्री। आपको ये भी पता है कि एंगल बी सी ई कितना है आपके पास, 45 डिग्री। आपको ये पता है कि एंगल ए बी सी इक्वल टू 90, और एंगल सी बी ई बी कितना है आपके पास, 90। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड देखो, फाइंड निकालना है ए ई। सोल्यूशन स्टार्ट करना है। पहले हम नीचे वाले ट्रायंगल में चल रहे हैं, इन ट्रायंगल बी सी ई, ठीक है। ओके, तो बी सी ई में आ गए हम लोग। बी सी ई ट्रायंगल में आया तो इसमें सब कुछ तो गिवन ही है, डायरेक्ट 10 लगाते हैं, 10 45। 10 45 कितना हो जाएगा आपके पास, बी ई अपॉन में बी सी, ठीक है। तो 10 45 कितना होता है, 1, बी ई कितना, 7, बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी बी कितना हो जाएगा, 7। 7। दूसरे वाले ट्रायंगल में चलते हैं, ऊपर वाले में, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब 10 60, ठीक है। ए बी तो अपॉन में मेरे बी आपके सी। पास 10 60 कितना, ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है। तो 10 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, √3। अंडर रूट 3। ए बी निकालना, बी सी पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 7√3। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 7√3। अब हमें क्या निकलवाना था, ए ई। ए ई कितना होता है भाई, ए बी प्लस में बी प्लस ई। बी। ए बी कितना हो गया आपके पास, 7√3, बी ई कितना है, 7। दोनों में से क्या कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, 7 कितना हो जाएगा, तो √3 + 1
नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 का एक डायग्राम बना के दे रहा हूँ, फटाफट आपने ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या लिखा हुआ। As observed from a top of 75-meter lighthouse from the sea level। देखो लाइट हाउस क्या होता है? लाइट हाउस होता है इस तरीके से ना, एक ऐसा एक मतलब समंदर में एक ऐसा एक वो बना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लाइट छोड़ता रहता है इस लाइट में देखो। तो यहाँ से जो कोई भी शिप आ रहे होते हैं उन्हें उन्हें मतलब आइडिया हो जाता है कि यार यहाँ पर लाइट हाउस है, और ये ना ये रेड कलर की लाइट छोड़ते हैं नॉर्मली। तो इससे ये पता चल जाता है कि यार यहाँ पर ना कुछ जो पत्थर हैं वो मतलब गहरे नहीं है ज़्यादा, मतलब वो ऊपर की तरफ है। तो अगर हम यहाँ बढ़े तो हम यहाँ मतलब फंस जाएंगे शिप्स, ठीक है। तो ये रेड लाइट यही चीज़ शो करती रहती है यहाँ पर कि यहाँ मत आइए, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा गहरा नहीं है। तो लाइट हाउस का ये काम होता है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूँ, कैसा व्यू देखूँ इसका, टॉप व्यू छोड़ो, चलो ध्यान में कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप इस तरीके से शिप को एनालाइज करें, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ 75-मीटर लाइट हाउस। बोला कि एक 75 मीटर का एक लाइट हाउस है और उसके टॉप से क्या हो रहा है देखिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप्स, तो ये सी लेवल हो गया आपका, ठीक है। दो शिप आ रहे हैं, एक शिप आगे है, एक शिप आपका थोड़ा सा पीछे है। बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ हम देख रहे हैं, ठीक है जी। नीचे की तरफ देख रहे हैं तो डिप्रेशन शिप्स के बन रहे हैं, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री। अच्छा मुझे बात हुआ, इस लाइट हाउस की जो नज़र होगी वो तो सामने होगी। अब आप मुझे बताइए 30 कौन सा बनेगा और 45 कौन सा बनेगा? भाई दूर वाली शिप के लिए क्या बनेगा 30, बड़ा। नज़दीक वाली शिप के लिए क्या बनेगा 45। अगर ये 30 है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा 30, अरे ये कितना हो जाएगा 45। कुछ गलत तो नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखिए बोला वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर बना दिया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। इन दोनों शिपों के बीच में क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये एक्स निकालना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनो आप, मैं ये कह रहा हूँ कि छोटे वाले ट्राइंगल में जाओ, तुम्हें एक साइड पता है, एक एंगल पता है, तुम इसको निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? हाँ या निकाल लोगे 10 लगा के। फिर क्या करना, फिर बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाना। Yes, तुम्हें इसमें भी एक साइड पता है, एक एंगल पता है, ये पूरा निकाल लोगे और इस पूरे में से इसको हटा देना, ये निकल आएगा। समझ में आया लॉजिक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ आप खुद करें। चलिए आज के लिए इतना ही बात है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।